हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि हमारी प्रीलिम्स की परीक्षा बहुत पास आ गई है। नियरली 100 डेज आर लेफ्ट फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जाम। तो उसी के लिए मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं और इसी में अब नई वीडियोस को ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बारे में बताई थी, जिसमें मैंने उन सारी एनसीईआरटी के बारे में बात की थी जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पढ़नी ही चाहिए। और मैंने उसमें सब्जेक्ट वाइज पूरा आपको डिटेल में बताया था कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया था आपको कि कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से फंस रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, आपको वो पढ़ना है। और उसी वीडियो में मैंने बात की थी कि हम आगे अब हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम सबकी डिटेल में स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। तो दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट में जो एनसीईआरटी वाली वीडियोस बनाई थी, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या आपने एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़ने के लिए सजेस्ट किया है प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने कहा नहीं, एनसीईआरटी बुक्स हमें पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स इज़ नेसेसरी, बस वो सफिशिएंट नहीं है। आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है, आपको पास करना है, तो एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है। पर आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं उसको सहारा लेना पड़ेगा, उसको साथ में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसी चक्कर में हम आज मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें पता है एक स्टैंडर्ड बुक आती है, वो है स्पेक्ट्रम। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो आपको सिर्फ इसी बुक को फॉलो करना है और इसी को रिलीजियसली फॉलो करना है। रिलीजियसली फॉलो करने का मतलब है कि आप इसी को बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, किसी और सोर्स की तरफ मत देखिए। इसका मैं कारण बताता हूँ। जैसे कि जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इसमें जो ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जितनी हमारी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जरूरी है, वो आपको इसमें से मिल जाएगी। और मैं आपको भी प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहे हैं। और अगर स्पेक्ट्रम से सॉल्व नहीं हुए, एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हुए, तो वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको पढ़ने का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम है। आप ऐसे क्वेश्चन को 10 प्रकार की बुक पढ़ के कर भी लोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको प्रीलिम्स में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको पूरे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और जो पॉलिटी इकोनॉमी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में क्या है कि क्वेश्चन आते हैं, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आएंगे तो वो एनसीईआरटी या स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर वो इतने कठिन आएंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चों को भी दिक्कत जाती है। तो हमें ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है, हमें कम से कम सोर्स को पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है, ताकि जो उनमें फैक्ट लिखे हुए वो हमको एग्जाम टाइम में याद आए। अगर हम 3-4 बुक पढ़ेंगे तो इतने सारे फैक्ट हो जाएंगे कि हमें एग्जाम में याद ही नहीं आएंगे, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए कह रहा हूं मैं कि आप एक सोर्स को फॉलो कीजिए और अच्छे से कीजिए। एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम, इससे बिल्कुल आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मैं भी क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स इसमें हाईलाइट की हुई है, जिससे क्वेश्चन हर साल या फिर अल्टरनेट ईयर में आ ही रहा है। मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करके ये लिस्ट निकाली है। आप इस लिस्ट को देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो इस लिस्ट को आपको यूटिलाइज कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे कि इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 और जो जितने चार्टर एक्ट हैं वो सब आ जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। और उसमें पूछा है कि रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय थे। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखो क्वेश्चन कैसे आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये आया है 1919 के एक्ट से, जिसको हम मॉन्टेग्यू चैनफॉर्म रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया कि हाँ, इस थीम से तो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा कि जो 1940 के जो पोस्ट इवेंट है उसमें जितने भी इवेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी से एक क्वेश्चन आया कि 8 अगस्त 1942 को कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो 1940 के बाद के जो इवेंट है उसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि अगस्त मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो, कैबिनेट प्रपोजल हो गया, तो ये सब को आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस थीम की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब थर्ड आ गया, मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, जैसे कि वो चाहे वो रिलीजियस रिफॉर्म से हो रिलेटेड हो, चाहे वो इम्पॉर्टेंट पार्टी हो, इम्पॉर्टेंट पार्टी से जो मेंबर हो, इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन हो उसके मेंबर हो, तो उसको भी आप ध्यान से देखिए। जैसे कि इसमें बैथुन फीमेल स्कूल के बारे में पूछा हुआ है, तो जब आप सोशो रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एनी बेसेंट इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो। ठीक है, चौथा है, जैसे मैंने कहा कि जो स्पेक्ट्रम में जब आप जाएंगे, मेरे पास जो पुराना एडिशन है उसमें 501 पेज से
उसमें दिया हुआ है जो ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसमें सब आ जाएगा। ये भी मैंने थीम हाईलाइट की हुई है। उसमें ब्रिटिश की जो सिविल सर्विसेज को लेके पॉलिसी थी, एजुकेशन को लेके पॉलिसीज थी, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। तो मैंने बताया कि वो एक थीम है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। जो उनकी पॉलिसीज है, देखो वहाँ से ये क्वेश्चन आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस थीम की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए चौथा, देखिए मैंने कहा ना 1940 के जो पोस्ट इवेंट हुए हैं उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ऐसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जैसे जलियांवाला बाग हो गया, जैसे गांधी इरविन पैक्ट हो गया, ये क्या है, हिस्टोरिक इवेंट्स है, हिस्टोरिक पैक्ट है, तो इनको तो आप मिस करना ही नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखो ये फिर भी आ गया, जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, पार्टीज हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, उनके जो एसोसिएशन है, उनके जो मेंबर्स हैं उनको आप याद रखो। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप एक का भी नाम याद रखोगे तो आप एलिमिनेशन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। खासकर जो पहला ऑप्शन है सर तेज बहादुर सप्रू, उसका ऑप्शन तो आपको आराम से मिल जाएगा। इस स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, मैंने पढ़ी है तो मुझे मालूम है, ठीक है। और जो केसी नियोगी लिखा हुआ है, ये आप जो पॉलिटी में पढ़ेंगे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है उसमें से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि थीम देखिए आप, जो मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ मोटा मोटा, आप उसको समझिए कि उस थीम से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथा देखिए, फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन वाला क्वेश्चन आ गया, सत्य शोधक समाज किसके बारे में था। अब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंटी कास्ट मूवमेंट था, इसका ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल से फिर आ गया। तो मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट थीम है जिसको आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। ऐसे तो आपके लिए पूरी स्पेक्ट्रम बुक इंपॉर्टेंट है, पर इन थीम को आप सबसे ज़्यादा रिवाइज कीजिए। इन थीम में आप कोशिश कीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इन थीम को छोड़ रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो फिर। अब बात करते हैं हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या पीवाईक्यू करने चाहिए। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ही नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको जो अगर मॉक टेस्ट करने भी है तो आप मॉक टेस्ट को अभी रखिए साइड में। सबसे पहला काम जब वो करना है वो पीवाईक्यू करने हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, पूरे 25 साल करने हैं। कैसे करने हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक आती है जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू दिए हुए हैं, उनमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है हर ऑप्शन का, हर क्वेश्चन का। तो आपको कोई भी बुक उठा लेनी है, मृणाल सर की आती है, अरिहंत की आती है, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसको पढ़िए। पूरे 25 साल के एकदम अच्छे से करने हैं, बार बार। जैसे आप एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम को बार बार रिवाइज करेंगे ना, वैसे इनको रिवाइज करना है। ये 3 काम पहले कीजिए सबसे पहले, फिर आपको अगर मॉक टाइम मिले तो मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। देखो जो पीवाईक्यू होते हैं ना, सबसे अच्छे यूपीएससी के लिए मॉक टेस्ट वो पीवाईक्यू ही होते हैं। अब ये मानो या ना मानो, अब अगर अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अब अगर आप यूपीएससी की जो क्वेश्चन पेपर है उसको जब आप एनालाइज करोगे खुद बैठ के, किसी और के भरोसे नहीं, जब आप खुद बैठ के एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यू की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यू करना है एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद। ये तो ही एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप पीवाईक्यू में ध्यान देंगे तो आपको उसका एक और फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बहुत सारे स्लाइड दिखाई जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। कैसा फ्रेमवर्क बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आप फिर से देखिए, इसमें मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये क्वेश्चन आया है, तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा कि हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। जैसे इसमें पूछ लिया कि वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन कौन से चीज़ थी, तो देखो वो इतना माइन्यूट डिटेल पूछ रहा है। तो जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में खुद ही एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि हाँ, मेरे को अगर मैं ये वाला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को उस टॉपिक में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बन जाएगा। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस ये है। देखो 1990 में फिर 1919 एक्ट के ऊपर ये फिर क्वेश्चन आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के ऊपर। तो देखो इसमें पूछ क्या रहा है, जो एक्ट के पॉइंट पूछ रहा है। तो जब एक्ट पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ में जाएगा कि हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वुमेन से रिलेटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हाँ इसको तो मैं याद करूँगा ही, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बन जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा पोस्ट 1940 के इवेंट्स हैं, देखो उस इवेंट की डेट पूछ रहा है, तो आपको इससे ये तो आइडिया होगा ना कि हाँ इवेंट पढ़ने हैं, लेकिन इवेंट की जो इंपॉर्टेंट डेट है, सन है, उनको भी अच्छे से याद करना है, ठीक है। उस डेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे,
कौन से एसोसिएशन के कौन से मेंबर हैं। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिखाया था बैथुन वाला, अब इसमें देख के समझ सकते हैं। जैसे मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज दिखाया था जो ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, एजुकेशन को रिलेटेड, सिविल सर्विसेज को रिलेटेड, जिसकी मैंने थीम बात की थी, उससे देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो इसका बताने का मतलब ये है कि PYQ से आपको दो फायदे होंगे। पहला तो आपके तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाएगी कि हाँ मेरे को क्वेश्चन पढ़ने कैसे, मेरे को स्पेक्ट्रम बुक पढ़नी कैसी है। अगर आपने PYQ को एनालाइज कर लिया तो फिर आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, क्या नहीं लग रही है, मेरे को क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। जो मैंने ये थीम्स पता लगाई है वो मैंने थीम्स कैसे पता लगाई, जब मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बैठ के एनालाइज किया, मैंने समझा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, उसके बाद ही मैंने पता लगाया कि हाँ ये थीम्स इंपॉर्टेंट है और वही थीम्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको थोड़ा काम तो आसान कर दिया है कि आपको कौन कौन से थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर आपको खुद एनालाइज करना है, आपको खुद समझना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके लिए आपको बैठ के PYQ को एनालाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही हमारी मॉडर्न इंडिया की स्ट्रेटजी, कैसे हमें प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इसको कवर करना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। मैं जल्दी दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिस पे हम पॉलिटी और एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे कि उसको प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। तब तक के लिए गुड बाय।